गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में हम बच्चों राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। उसकी निर्वाचन प्रक्रिया पर आने से पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि राष्ट्रपति पद पर खड़ा होने के लिए क्या आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए अनुच्छेद 58 में, फिर सुन लें आप एक बार, आर्टिकल 58 में निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई है बच्चों। पहली तो यह कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरी कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरी कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और चौथा कि वह भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर काम न कर रहा हो। तो उपरोक्त योग्यताएं रखने वाला कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए खड़ा हो सकता है। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बच्चों। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव पहले तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया जाता है बच्चों, और दूसरा एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष से तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि हम, या कह सकते हो भारत की जनता, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को वोट नहीं देती या राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती। जैसा कि आपने देखा होगा अमेरिका में प्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का, परंतु हमारे यहाँ पर चूंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो ऐसे में हम प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, वरन जो हम प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं राज्यों की विधानसभाओं में और संसद की लोकसभा और राज्यसभा में, उनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष तो मैंने अभी बताया। अब आप समझें कि एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या होती है। एकल संक्रमणीय यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब ये है बच्चों कि जितने भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार खड़े होते हैं, प्रत्येक मतदाता को वरीयता के आधार पर उनको अपना मत देने का अधिकार होता है। मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं तो, जैसे 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो प्रत्येक मतदाता उन चारों उम्मीदवारों के आगे अपनी पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद और चौथी पसंद यह अंकित करेगा, जितने भी मतदाता हैं वो। तो इस प्रकार वरीयता देने के बाद, यदि प्रथम वरीयता प्राप्त वोटों की गिनती के बाद जो राष्ट्रपति को उचित कोटा प्राप्त करना होता है निर्वाचन के लिए, वह प्राप्त नहीं होगा, तो उसके सिंगल वोट का ट्रांसफ़र हो जाता है द्वितीय वरीयता वाले व्यक्ति को, और इसको ही
सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग यानी एकल संक्रमणीय प्रणाली कहते हैं। अब आते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। शब्द से ही आपको समझ में आ रहा हो, अनुपात में प्रतिनिधित्व अर्थात राज्य की जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में राष्ट्रपति के चुनाव में उस राज्य को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्योंकि यदि ऐसा न किया जाए बच्चों, तो फिर उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी जनसंख्या रखने वाले राज्य के मत भी उतने ही होंगे जितने कि अरुणाचल, सिक्किम या मेघालय जो कम जनसंख्या वाले राज्य हैं उनके मत का मूल्य भी उतना ही होगा। तो ऐसे में इस असमानता को दूर करने के लिए राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रपति के चुनाव में सबको मत का मूल्य दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, अप्रत्यक्ष से तात्पर्य है कि हम प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, परंतु हमारे द्वारा भेजे गए विधानसभा और संसद के प्रतिनिधि उसका चुनाव करते हैं। और दूसरा, राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। और तीसरा कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत यदि प्रथम वरीयता प्राप्त राष्ट्रपति को वोट उचित कोटा प्राप्त नहीं होगा तो उसके वोटों का, उसके सिंगल वोटों का ट्रांसफ़र सेकंड जो वरीयता वाले व्यक्ति हैं या उम्मीदवार है उसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव जो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, उस निर्वाचक मंडल में बच्चों कौन कौन आते हैं यह आप ध्यान से सुने, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में बच्चों शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आप ध्यान से सुने, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और दूसरा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर मैं यह बताना चाहूँगी बच्चों आपको कि 70वें संशोधन 70वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो 1992 में हुआ था, संघीय क्षेत्र दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार दिया गया था। यानी अब राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली और पुद्दुचेरी, जिसको आप पौंडीचेरी को जिसको आप पुद्दुचेरी कहते हैं बच्चों, के संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किए गए हैं। इसका कारण यह दिया गया बच्चों कि भारत का राष्ट्रपति संपूर्ण भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में संघीय विधान क्षेत्रों की विधानसभाओं को भी शामिल करना अनिवार्य हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मैं पुनः एक बार बताऊंगी कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्य के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचक मंडल, उसमें
इन दोनों सबको शामिल किया जाता है बच्चों। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य हैं, एक तो वह भाग नहीं ले सकते, और दूसरा जो हमारे यहाँ पर 9 राज्यों में विधान परिषदें हैं, उनके सदस्य भी इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो संसद के सदस्यों के मत का मूल्य का निर्धारण का फार्मूला है उसके बारे में, और साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत के मूल्य का निर्धारण है उसके बारे में। सरलतम रूप में या मैं कहूँगी कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो 2 फार्मूले अपनाए गए हैं, एक तो राज्यों की विधानसभाओं के मत का मूल्य जानने का, और दूसरा संसद के सदस्यों के मत के मूल्य जानने का बच्चों, या उनका निर्धारण करने का। तो इस प्रकार से है बच्चों कि किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य के मतों की संख्या का निर्धारण हेतु जो फार्मूला है वो यह है बच्चों कि जो राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या है अपॉन जो राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या भाग 1000। एक बार आप सुन ले वापस कि राज्य की विधानसभा, राज्य की जनसंख्या अपॉन राज्य की विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000। और इसके आधार पर मैं आगे की कक्षा में आपको यह उदाहरण के रूप में भी समझाने का प्रयास करूंगी। अभी आपको सिर्फ ये फार्मूले सुनने हैं बच्चों, क्योंकि यह भी प्रश्न में आते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्य की विधानसभाओं के मत का मूल्य जानने का फार्मूला क्या है, या भारत संसद के मत का मूल्य जानने का फार्मूला क्या है। तो अभी हमने बात की राज्यों की विधानसभा के मत का मूल्य, राज्य की जनसंख्या अपॉन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000, और दूसरा जो संसद के सदस्यों के मत का मूल्य जानने का फार्मूला है वह यह है बच्चों कि जो समस्त राज्यों की विधानसभा और संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के जो प्राप्त मत होंगे उन सब का कुल योग, जितनी भी विधानसभाएं और जो संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों का जो हमने पूर्व में जो हमने फार्मूला दिया है उसके आधार पर जो मत का मूल्य निकाला है उनका योग अपॉन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अब इसके आधार पर, इन दोनों फार्मूले के आधार पर राष्ट्रपति के पद के चुनाव हेतु जब मतों की गणना की जाती है बच्चों, तो जो प्रथम वरीयता में 50% से अधिक मत प्राप्त कर लेता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि उसके जो इन फार्मूले के आधार पर मतों की संख्या का निर्धारण तो हो गया, अब वह कैसे होगा ये मैं इसका उदाहरण देते हुए आपको अगली कक्षा में बताना चाहूँगी। पर अभी मैं सिर्फ इन फार्मूलों के आधार पर जो उम्मीदवारों को मत दिए जाते हैं उन पर ही चर्चा करना चाहूँगी कि उपरोक्त फार्मूलों के आधार पर एक न्यूनतम कोटा, या जिसको इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं, वह निर्धारित कर दिया जाता है, और राष्ट्रपति पद पर चयन होने के लिए उस न्यूनतम कोटे को प्राप्त करना होता है उम्मीदवार को। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता को, जो भी मतदाता राष्ट्रपति पद हेतु मतदान कर रहे हैं, उनमें उनको अपने मतपत्र में उतनी ही पसंद दी जाती है जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। अभी पूर्व में भी मैंने बताया जैसे 4 व्यक्ति खड़े हैं तो प्रत्येक मतदाता को पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा
कि वह पहले ही पसंद क्या है कि यह राष्ट्रपति बने, दूसरी पसंद उसकी क्या है कि वह यह राष्ट्रपति बने। और इस तरह से जितने भी व्यक्ति उम्मीदवार खड़े हैं उनके आगे प्रत्येक मतदाता अपनी वरीयता दर्ज करता है। और पहली वरीयता के मतों की गणना करने पर यदि किसी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटे की प्राप्ति हो जाती है बच्चों, तो फिर उस उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद पर चयनित कर लिया जाता है। परंतु यदि प्रथम वरीयता के मतों की गिनती के बाद भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है कोई उम्मीदवार, तो जो दूसरी वरीयता के वोट हैं उनकी गिनती की जाती है, और जिसको प्रथम वरीयता में सबसे कम वोट मिले होते हैं उसके वोटों का ट्रांसफ़र द्वितीय वरीयता में कर दिया जाता है, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हम अभी आगे समझ रहे थे, वो यही होता है बच्चों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु दो फार्मूले हैं, उनके आधार पर एक न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाता है, और उस न्यूनतम कोटे की प्राप्ति उम्मीदवार सभी मतदाताओं द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर प्राप्त करता है। और जब वह प्राप्त कर लेता है 50% से अधिक मतों, तो राष्ट्रपति पद पर चयनित हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी बच्चों कि राष्ट्रपति पद के प्रत्येक उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, और कम से कम 50 ही निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित भी होना चाहिए। पूर्व में यह देखा गया कि इतने गरिमामय पद पर येन केन कोई भी अपनी उम्मीदवारी का दावा कर देता था। ऐसे में इस पद की गरिमा का, इस पद का सम्मान को ठेस पहुंच रही थी। तो 5 जून 1997 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी कर यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचक तो प्रस्ताव लाएं, और इतने ही निर्वाचक उसका अनुमोदन करेंगे, तभी वह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर दावा कर सकता है, या आप कह सकते हो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। अब बात जमानत राशि की करें बच्चों, तो 15,000 रुपये राष्ट्रपति पद की जमानत राशि का निर्धारित किया गया है, 15,000 रुपये। और राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव जो है, या आप कह सकते हो राष्ट्रपति के निर्वाचन को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहीं पर भी चुनौती भी दी जा सकती हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने यह जानने की कोशिश की कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं, फिर राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो 2 फार्मूले काम में लिए जाते हैं, जिनसे कि संसद की सदस्यों के मत का मूल्य का निर्धारण किया जाता है, और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तत्पश्चात सभी मतदाता वरीयता के अनुसार उम्मीदवारों पर वोटिंग करते हैं। उस वोटिंग के आधार पर गणना की जाती है, और न्यूनतम कोटा हासिल करने पर राष्ट्रपति को उस पद के लिए चयनित घोषित कर दिया जाता है। अब अपनी अगली कक्षा में हम उदाहरण सहित, जो अभी मैंने आपको ये थ्योरेटिकल बताया है कि कैसे फार्मूले दोनों संसद के मतों का मूल्य निकलेगा और कैसे राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य निकलेगा, इसको मैंने अभी इस कक्षा में तो प्रैक्टिकली आपको थ्योरेटिकली बताया है।
अगली कक्षा में मैं आपको उदाहरण सहित ये बताना चाहूँगी कि मतों के मूल्य किस तरह से इन फार्मूलों के आधार पर निकाले जाते हैं। तो थैंक यू बच्चों।